आज हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान में जंतुओं के शरीर के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी ग्रंथि, महत्वपूर्ण ग्रंथियों का पोजीशन स्थान, उसकी रचना, स्थिति, निकलने वाले हार्मोन, उस हार्मोन का जीवों के शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव, उस हार्मोन की अल्प सक्रियता, अति सक्रियता से मनुष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि जानने का प्रयास किया जाएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है और मनुष्य के शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। पौधे के शरीर में कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग पौधे की बात करेंगे। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो पौधे के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब अंतःस्रावी हार्मोन है पौधे के शरीर में, उसको हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करें कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के शरीर के अंदर बनने वाले हार्मोन, उस हार्मोन का शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शन पर पड़ने वाले प्रभाव और उसकी कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होने वाले रोग या समस्याओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसी शाखा को हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी विज्ञान कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतःस्रावी विज्ञान जो है यह शाखा है किसका? यह शाखा है मतलब जीव विज्ञान की शाखा है और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत जो बायोकेमिस्ट्री है, जैव रसायन है, उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और यह क्या है?
कि इसको हम लोग अगर पौधे के शरीर में है तो पौधे के शरीर में इसको हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर, वृद्धि नियंत्रक के नाम से जानते हैं। वृद्धि नियंत्रक के नाम से जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले रसायन को हम लोग हार्मोन कहते हैं, और ये हार्मोन लो स्पीड सर्विस है, धीमी गति सेवा। और इस धीमी गति सेवा के तहत जीवों के शरीर का कोऑर्डिनेशन तथा इसका रेगुलेशन करता है। इसके शरीर का समन्वय तथा नियंत्रण करता है। यह हार्मोन्स जीवों के शरीर में पाए जाते हैं और अपने टारगेट ऑर्गन पर, अपने कार्य स्थल पर काम करता है। यह हार्मोन अगर पौधे के शरीर में पाया जाएगा तो उसको पादप हार्मोन कहेंगे। अगर यही हार्मोन जंतुओं के शरीर में पाया जाएगा तो उसको हम लोग जंतु हार्मोन कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पादप और जंतु हार्मोन पौधे और जंतुओं के लिए अलग अलग है, और आप देख रहे हैं कि पौधे में जो यह हार्मोन है उसमें कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का नाम आप यहां पर देख रहे हैं। यह महत्वपूर्ण हार्मोन है पौधे के शरीर में पाया जाने वाला ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, फ्लोरीन। अगर हम इसके संक्षेप में जानकारी प्राप्त करें तो यह ऑक्सिन कहां पर पौधे के तने अथवा शाखाओं के शिखाग्र पर पाया जाता है, और यह एपिकल मेरिस्टेम के इलॉन्गेशन के लिए, वृद्धि के लिए आवश्यक है। जिबरेलिन हार्मोन यह पौधे के नोड तथा इंटर नोड पर पाया जाता है, और यह भी पौधे के इलॉन्गेशन के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक है।
यह पूरे शरीर में पाया जाता है और यह साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा करके पौधे की लंबाई तथा चौड़ाई अथवा मोटाई में वृद्धि करता है। मोटाई में वृद्धि करता है और पौधे की जीर्णता को कम करके पौधे को युवावस्था में अर्थात हरा भरा अवस्था में बनाए रखता है। एब्सिसिक एसिड यह साइटोकाइनिन के प्रभाव को कम करके पौधे में जीर्णता लाता है। पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती है, झड़ने लगती है। इथिलीन हार्मोन फल के पकाने में सहयोग करता है और फ्लोरिजेन हार्मोन यह फूल के खिलने फूल से फल बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। फूल से फल बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहला जो हार्मोन है ऑक्सिन, यह ऑक्सिन हार्मोन पौधे के तने अथवा शाखाओं के शिखाग्र पर पाया जाता है और यह ऑक्सिन हार्मोन किसके लिए? एपिकल मेरिस्टेम के विभाजन के लिए आवश्यक है, अर्थात यह एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। यह ऑक्सिन हार्मोन शाखा के बनने की क्रिया को रोकता है। जब किसी पौधे के तने अथवा शाखाओं के शिखाग्र को काट दिया जाता है तो ऑक्सिन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है और वह पौधा या तना की लंबाई नहीं बढ़ पाती है, वह नाटा और छोटा हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि यह जो ऑक्सिन हार्मोन है, यह ऑक्सिन प्राकृतिक होता है और यह हार्मोन कृत्रिम भी होता है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, जैसे IAA को कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड और यह ऑक्सिन हार्मोन की क्या है? संरचना है, स्ट्रक्चर है ऑक्सिन हार्मोन का। अब ऑक्सिन हार्मोन के 4-5 काम को हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे।
ऑक्सीजन के महत्वपूर्ण 4-5 काम को याद रखेंगे। इसमें हम लोग याद रखेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के काम। यह शिखाग्र की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सीजन हार्मोन शिखाग्र की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सीजन हार्मोन शाखा बनने की क्रिया पर रोक लगाता है, रोक लगाता है। उसके बाद फूल खिलने, फल बनने, फल बनने में सहायता करता है। उसके बाद हम आएंगे जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन को जिब्रेलिक एसिड कहते हैं और यह हार्मोन, यह जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक में इस हार्मोन की खोज की गई। अब यह हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक में की गई थी। यह धान के खेत में पाया गया था या बूटा ने इसकी खोज की थी। और इस हार्मोन का भी जो काम है इस पर हम ध्यान दें। जिब्रेलिन का इसके फंक्शन पर हम लोग, कार्य पर हम लोग ध्यान दें। पहला काम है तने तथा शाखाओं की लंबाई में वृद्धि करना। इसका दूसरा काम है बीज के अंकुरण के समय जड़ के विकास को
जड़ के विकास को प्रेरित करना, प्रेरित करना। तीसरा काम है सीड डॉर्मेंसी, बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़। चौथा काम है फूल के खिलने, फल के बनने, फल के बनने को प्रेरित करना, प्रेरित करना। पांचवा काम है बिना मौसम के बिना मौसम के फल लगने को प्रेरित करना, प्रेरित करना। अब तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाना, बढ़ाना। काम इसका है कि पौधे को हरा भरा रखना, जीर्णता को कम करना, कम करना। इसी तरह से एक हार्मोन है जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड। यह हार्मोन साइटोकाइनिन के प्रभाव को कम करके पौधों में जीर्णता
जीर्णता लाता है। और उसके बाद एथिलीन हार्मोन, यह फल के पकाने में मदद करता है। मदद करता है। और फ्लोरिजन हार्मोन फूल खिलने में सहायता प्रदान करता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन, इसकी हम बात करेंगे। जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला हार्मोन, इस पर हम विचार करेंगे। तो पौधों में हार्मोन की अलग व्यवस्था है और जंतुओं में इसकी अलग व्यवस्था है। जंतुओं के शरीर में जो हार्मोन है, एंडोक्राइन ग्लैंड नलिका विहीन ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ है, डक्टलेस ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ है, जो स्रावित होकर के रक्त में मिल जाता है और रक्त के साथ शरीर के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न अंगों में पहुंच करके अपने कार्य को करता है, अर्थात टारगेट ऑर्गन पर, कार्य स्थल पर अपना काम करता है। इस तरह से जंतु में जो हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग में, पीनियल ग्रंथि भी दिमाग में, ब्रेन में पाया जाता है, थाइमस ग्रंथि गर्दन के नीचे, वक्ष गुहा के ऊपरी भाग में अर्थात थोरैसिक रीजन में पाया जाता है। थायराइड और पाराथायराइड ग्रंथि गर्दन या गले के ट्रैकिया के अगले भाग में पाया जाता है। उसके बाद एड्रीनल पैंक्रियाज अमाशय के नीचे डियोडेनम पक्वाशय के लूप में पाया जाता है। एड्रीनल ग्रंथि किडनी के ऊपर टोपी के समान पाई जाने वाली ग्रंथि है। अंडाशय पेट के निचले भाग में महिलाओं में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है। अंडाणु के निर्माण, अंडाणु के वृद्धि, विकास और जनन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। विल्सन टेस्टिस पेट के निचले भाग में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। एस्क्रोटम सैक के अंदर यह हार्मोन पाया जाता है। तब हम बात करते हैं बारी बारी से। अब हम पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करते हैं।
अब इस हार्मोन में संक्षेप में हम जानने का प्रयास करें कि हार्मोन एक प्रकार का सेकेंड मैसेंजर है, हार्मोन एक प्रकार का द्वितीयक संदेशवाहक है। अब इस द्वितीयक संदेशवाहक को हम समझेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। यह हार्मोन देखिए कि हार्मोन ब्रेन से न्यूरोकेमिकल मैसेज के द्वारा तंत्रिका संवेदना के द्वारा सूचना पिट्यूटरी ग्रंथि को पहुंचती है। अगर मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्रंथि से सोमेटोट्रोपिक हार्मोन निकलता है तो यह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन रक्त में मिल जाता है और ब्लड के द्वारा यह कोशिकाओं और हड्डियों में पहुंचता है, जहां एक्सेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म से इसके मैसेज को लेकर के डीएनए को पहुंचा देता है कि यह कोशिका विभाजन की दर को प्रेरित करने का संदेश है। तो उसी के निर्देशन में डीएनए कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देती है। हड्डी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ने से उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। अर्थात यह हार्मोन यहाँ पर सेकेंड मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन महिलाओं में उसके अंडाशय को प्रेरित करता है। अंडाशय उसके प्रेरणा को पा करके अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित कर देता है। जब अंडाणु का निर्माण होता है तो ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है। इसी एस्ट्रोजन के निर्देशन में अंडाणु का वृद्धि और विकास होता है और ओवुलेशन के बाद अगर निषेचन नहीं होता है तो एस्ट्रोजन की मात्रा घटने लगती है, जिसकी सूचना रक्त के द्वारा दिमाग को पहुंचती है। तो वह यह गर्भाशय के एंडोमेटेरियम वाल में दीवार में संकुचन और प्रसार करता है, जिससे ब्लीडिंग की क्रिया, रक्तस्राव की क्रिया होती है। इस प्रकार यहां भी हार्मोन सेकेंड मैसेंजर, द्वितीयक संदेशवाहक की भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के दिमाग में पाई जाने वाले मटर के दाने के बराबर लगभग 0.6 ग्राम वजन के शरीर के सबसे छोटे
और सबसे अधिक क्रियाशील अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने निकलने वाले हार्मोन के माध्यम से शरीर की अन्य ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और शरीर के लगभग सभी बायोकेमिकल रिएक्शन को, जैव रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करता है, उसी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग के डायनसेफेलॉन के नीचे हाइपोथैलेमस के नीचे एस्फेनॉइड हड्डी के सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। यह ग्रंथि नीचे की ओर लटकी होती है। इस ग्रंथि के 3 भाग होते हैं। एक भाग को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्रपाली एंटीरियर लोब, बीच वाले को मध्यपाली इंटरमीडिएट लोब और पीछे वाले को पश्चपाली पोस्टेरियर लोब कहते हैं। इस पिट्यूटरी ग्रंथि से मुख्यतः 13 प्रकार के हार्मोन निकल करके शरीर के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित और समन्वित करता है और शरीर के बायोकेमिकल रिएक्शन को सुचारू रूप से चलाने में इसका अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अग्रपाली से निकलने वाला हार्मोन सोमेटोट्रोपिक हार्मोन STH, इसी का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड पर काम करेगा, उसको प्रेरित करेगा। पाराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह मेल के टेस्टिस पर काम करेगा, फीमेल के ओवरी पर काम करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल के निर्माण में सहयोग देगा, यह टेस्टिस के फॉलिकल को बढ़ाएगा, यह ओवरी के ओवेरियन फॉलिकल में वृद्धि करेगा, यह मैमरी ग्लैंड के फॉलिकल को बढ़ाएगा। LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन यह ओवुलेशन को प्रेरित करेगा। और मध्यपाली से जो निकलने वाला हार्मोन है उसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। यही हार्मोन इस त्वचा के रंगों के लिए आवश्यक है। जो काला रंग है वह मेलानिन के कारण होता है और जिस जंतु में, जिस मनुष्य में मेलानिन की मात्रा अधिक होगी उसका रंग काला होगा, उसके त्वचा का रंग काला होगा, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी उसके त्वचा का रंग हल्का होगा, गोरा। उसके बाद इसके पोस्टेरियर पाली से निकलने वाला हार्मोन ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन
प्रेसिन। इसका काम है कि रक्त नलिकाओं को फैलाता है, जल के अवशोषण के दर को बढ़ाता है। एक दूसरा हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। यह प्रसव पीड़ा, लेबर पेन उत्पन्न करेगा, दूध के निर्माण में सहायक होगा, बोन प्रसव के दौरान प्यूबिक सिम्फाइसिस को लचीला बनाएगा ताकि आसानी से शिशु का प्रसव हो सके। इस तरह से हम लोग इन सभी हार्मोन का संक्षेप में जो नाम है, उस सभी नाम को का फुल फॉर्म भी हम लोग जान लें। STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, STH TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PTSH पैराथायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LTH ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ये महत्वपूर्ण हार्मोन के नाम हो गए। इसके बाद इस पिट्यूटरी ग्रंथि के महत्वपूर्ण काम को हम लोग देख लें। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हड्डी की लंबाई को बढ़ाएगा और हड्डी की लंबाई के बढ़ने से शरीर की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी। अगर बहुत कम निकलता है, अल्प सिक्रेशन होता है, तो ड्वार्फ फेज में बौनापन की समस्या होगी। अगर कम निकलता है तो यह बौनापन या नाटापन की समस्या होगी। अगर अधिक निकलता है तो शरीर विशाल हो जाएगा, महाकायता गिगैंटिज्म की समस्या होगी। अगर युवावस्था के बाद यह हार्मोन का अतिसर्पण होगा तो रीढ़ की हड्डियां की लंबाई बढ़ेगी, जिससे कुबर निकल जाएगा, शरीर एल के समान हो जाएगा। इस तरह से झुक करके वह चलेंगे और जबड़े की जो लंबाई चौड़ाई है बढ़ जाएगा, देखने में डरावना लगेगा। इसको हम लोग एक्रोमीगोली कहेंगे। थायराइड के अति अल्प सर्वल से क्रिएटिनिन होगा, यह भी बौनापन होगा और इसमें बौनापन के साथ बुद्धि का विकास कम हो जाएगा। मंद बुद्धू, परम बुद्धू, महाबुद्धू हो जाएगा। कार्य करने में मन नहीं लगेगा क्योंकि उसके शरीर का बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR घट जाएगा और इस हार्मोन की कमी से वह नपुंसक या बांझपन की समस्या से भी ग्रसित होगा और इसकी कमी से सिंपल ग्वाइटर होगा। थायराइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाएगा, आगे की ओर लटकने लगेगा नारियल के समान और इससे सिंपल ग्वाइटर हो जाएगा। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के कम स्रवन से एड्रेनल लेनिन की मात्रा कम हो जाएगी। वह संकट के समय बचाने में असुविधा होगा
और अधिकता से अधिक मात्रा में होगा तो वह हाइपरटेंशन में रहेगा, हृदय गति धड़कन गति बढ़ेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन की कमी से जनन क्षमताओं का विकास कम होगा, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण कम होगा। एफएसएच हार्मोन की कमी से फॉलिकल का निर्माण कम होगा, जिससे स्तन ग्रंथि, ओवेरियन फॉलिकल और टेस्टिस के फॉलिकल का वृद्धि और विकास कम होगा। एलटीएच की कमी से समय पर ओवुलेशन की क्रिया नहीं होगी, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होगी। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से त्वचा पर मेलानिन पिगमेंट का निर्माण कम होगा और वैसोप्रेसिन की कमी से जल का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, उससे शरीर से पानी ज्यादा निकलेगा, इसके डायबिटीज इंसिपिड्स हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन की कमी से प्यूबिक सिम्फाइसिस में लचक नहीं होगा। प्रसव पीड़ा के दौरान वह शिशु के मरने की संभावना बढ़ जाएगी और दूध का उत्पादन भी कम होगा। अब हम ध्यान देते हैं अगले थायराइड ग्रंथि पर, अगले ग्रंथि पर, और अगले ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। मनुष्य के श्वास नली के आगे जो ट्रेकिया है उससे निकली हुई गर्दन वाले भाग में बटरफ्लाई के आकार की या एच के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि, जिससे मुख्यतः थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, शरीर के बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित नियंत्रित करता है, शरीर के सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसी को हम लोग थायराइड हार्मोन कहते हैं। और यह दो पाली की बनी है, दोनों पाली एक दूसरे से इस्थमस से जुड़ी रहती है। अब इसका जब टीएच काटा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है, तो यह छोटे छोटे अंडाकार थायराइड फॉलिकल की बनी होती है। इसी थायराइड फॉलिकल के अंदर की जो एक लेयर उपकला उत्तक की कोशिका है, इसी से T4 और T3 नामक थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायराइड ग्रंथि का आकार एच के समान या तितली के समान होता है, बटरफ्लाई के समान होता है। थायराइड ग्रंथि का वजन लगभग 25 से 30 ग्राम होता है। यह देखने में भूरा या गहरा गुलाबी रंग का होता है। इस थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है, वह हार्मोन निकलने वाला जो हार्मोन है, इस थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसमें मुख्यतः दो हार्मोन है। एक को थायरॉक्सिन कहा जाता है और दूसरे को थायरोकैल्सिटोनिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन दो प्रकार का है, एक को हम लोग T4 कहते हैं और दूसरे को T3 कहते हैं। T3 सबसे पहले बनता है और इसका रूपांतरण आवश्यकता अनुसार T4 में होता रहता है। T3 की मात्रा शरीर में कम होती है, परंतु यह केवल 10% होते हुए भी T4
टेट्राआइडोथायरोनिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, अधिक एक्टिव होता है। थायराइड टेट्राआइडोथायरोनिन अर्थात T4 की मात्रा अधिक होती है, लगभग 90% होती है, परंतु T3 हार्मोन से कम सक्रिय होता है और इसी से थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर में कैल्शियम का रेगुलेशन करता है। अगर इसका हाइपोसिक्रीशन होता है, कम मात्रा में सिक्रीशन होता है, कम मात्रा में सिक्रीशन होता है, तब मनुष्य में ऑस्टियोएस्पोरोसिस नामक रोग हो जाता है, हड्डी में छिद्र हो जाता है, बोन, हड्डी तथा दांत का विकास ठीक से नहीं हो पाता है, हड्डी तथा दांत का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो लोकोमोशन और मूवमेंट में कठिनाई होती है, गति और प्रचलन में समस्या उत्पन्न होती है। इस हार्मोन की कमी से हड्डी और दांत से यह गल गल करके रक्त में आती है, जिसमें शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनने से पथरी की समस्या भी बढ़ जाती है। अब इसके डिसऑर्डर से क्रेटेनेज जन्मजात हो सकता है या एंडेमिक हो सकता है। इसमें बौनापन, सुस्त, मंदबुद्धि, महाबुद्धो, परम बुद्धू की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसे मनुष्य नपुंसक या बांझपन हो सकते हैं। मैक्सिडीमा, शरीर थुलथुल हो जाता है, आवश्यकता से अधिक वसा का जमाव हो जाता है, एक्टिविटी घट जाती है। घेघा रोग, थायराइड ग्रंथि बढ़ करके आगे निकल जाता है, इससे घेघा की समस्या उत्पन्न होती है। यह ग्वाइटर बेल्ट बना सकता है और इसकी दी जाने वाली दवा से थायराइड ग्रंथि जब नष्ट होने लगती है, इसको हाशिमोटो रोग कहते हैं और अधिकता से बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे हाइपरटेंशन, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, हृदय के आघात की संभावना बढ़ जाती है। थायरॉक्सिन की अधिकता से एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, आंख के नीचे अन्यत्र गोलक के पीछे म्यूकस या श्लेष्म का जमाव हो जाता है, जिससे आंख सामान्य स्थिति से बाहर निकल आती है, जिससे वह व्यक्ति घूरता हुआ डरावना प्रतीत होता है। इसको कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। प्लूमर रोग में अधिकता के कारण थायरॉक्सिन की अधिकता से जहां तहां गांठ बन जाता है और ग्रेव्स रोग में थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन की अधिकता के कारण थायराइड ग्रंथि सरगल करके नष्ट होने लगती है। इस प्रकार हम लोगों ने प्रयास किया इसको सीखने और समझने का।